आज जो चैप्टर नंबर 12 बियॉन्ड द अर्थ, इसका जो सेकंड लेक्चर है उसको हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे मून के बारे में। और मून जो है ये हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। और नेचुरल सैटेलाइट का मतलब ये होता है कि कोई भी नेचुरल बॉडी किसी भी प्लेनेट के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रही होती है तो उसको हम जो है नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, या फिर उसको मून भी बोलते हैं। और ये जो मून है हमारी अर्थ का, इसको नियरेस्ट नेबर मतलब सबसे करीब जो हमारे नेबर है ये बोलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो मून है स्पेस के अंदर सबसे जो है वो करीब बॉडी है अर्थ के। और ये अर्थ से 380,000 किलोमीटर जो है वो दूर है, मतलब इसके दरमियान में जो फासला है वो 380,000 किलोमीटर है। और मून इज़ द ओनली बॉडी जहाँ पे जो है एस्ट्रोनॉट जो है वो विजिट कर चुके हैं। और 1969 जुलाई 1969 से दिसंबर 1972 के दरमियान जो है 6 लोग अभी तक मून की जो सरफेस है वहाँ पे होकर आ चुके हैं। और वहाँ से मून की सरफेस से 400 केजी जो रॉक है वो अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो साइंटिस्ट कलेक्ट कर चुके हैं। और इसको कलेक्ट करने का मकसद ये होता है कि जो मून की सरफेस है उसके ऊपर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इसका एनवायरनमेंट कैसा है। और हम सबको पता है कि मून जो है वो नाइट टाइम में जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर इसको देखें तो हमें ऐसे फील होता है जैसे लाइट बल्ब लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसी तरह मून भी लाइट प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो मून है उस वो खुद से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये जो सन की रेज होती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और मून के ऊपर अगर गौर करें तो वहाँ पे हमें डार्क स्पॉट नज़र आते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ये बेसिकली लार्ज क्रेटर्स होते हैं। और क्रेटर जो है वो एक बड़े से गड्ढे को बोलते हैं, जो कि किसी जो है स्पेस से कोई भी ऑब्जेक्ट जाके जब उसको हिट करता है तो वहाँ पे जो है एक जो है वो बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, जिसको हम क्रेटर बोलते हैं। अब जो मून है ये अगर गौर करें तो हमारी अर्थ जो है हमें हमेशा जो है उसका एक ही पिक्चर नज़र आ रही होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि मून जो है जब अपने एक्सिस के अगेंस्ट स्पिन कर रहा होता है तो उसी दौरान जो है मून अर्थ के अगेंस्ट भी सेम टाइम में जो है वो ऑर्बिट कर रहा होता है। मतलब जब भी हम मून को देखते हैं तो मून का जो सिंगल फेज है वही हमें दिखाई दे रहा होता है। और इसकी जो दूसरी साइड है उसका हमें नहीं पता कि उसकी जो पिक्चर है वो कैसी दिखाई देती होगी। अ, जब मून को जो है सबसे पहले मून के ऊपर जाने की साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे, तो जो सबसे पहला साइंटिस्ट था सबसे पहला जो एस्ट्रोनॉमर था उसका नेम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और उसने 1969 में मून को विजिट किया था। अब बात कर लेते हैं कि क्रेटर किसे बोलते हैं। क्रेटर जो है अभी बात की थी कि जो क्रेटर है वो एक लार्जर बड़ा सा एक गड्ढा होता है जहाँ पे जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हिट करने की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब हमें पता है कि जो स्पेस है वहाँ पे जो है बड़ी-बड़ी रॉक्स जो हैं वो मूव कर रही होती हैं। तो ये जो रॉक्स अगर किसी भी प्लैनेट या किसी मून की सरफेस पे जाके हिट करती हैं तो वहाँ पे जो है वो बड़े से क्रेटर फॉर्म्स करती हैं। अब ये जो क्रेटर्स हैं ये जो फ्लाइंग रॉक्स होती हैं उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। और इसका साइज़ जो है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक वाइड हो सकता है। और जो लार्जेस्ट क्रेटर है उसका नाम है बेली। और इसका जो साइज है वो 295 किलोमीटर है। मतलब ये 295 किलोमीटर जो है मून के ऊपर जो सबसे बड़ा क्रेटर अभी तक देखा गया है उसका साइज 295 किलोमीटर है। और उसका नेम है बेली। अब जो मून है उसके बारे में जो है कुछ बातें कर लेते हैं कि मून जो है जैसे हमें पता है कि जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो है वो सन और ये सारे प्लैनेट बने। तो इसी तरह जो एक थ्योरी है उसके मुताबिक जो मून है वो 46 मिलियन ईयर ओल्ड है। मतलब कि ये 46 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो मून अर्थ से सेपरेट हुआ है। और उससे पहले जो है ये अर्थ का पार्ट था। और मून जो है ये उस वक़्त बना जब कोई
प्लेनेट मार्स के इक्वल साइज का कोई ऑब्जेक्ट प्ले जो है वो स्पेस में से अर्थ के साथ जो है वो हिट किया, और हिट करने की वजह से अर्थ जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसका एक जो स्मॉलर पार्ट था उसे वो मून था। क्योंकि वो स्मॉलर पार्ट था तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसके इर्द गिर्द जो है वो स्पिन करना उसने स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, और ये 46 मिलियन ईयर पहले जो है ये काम हुआ था। और अगर इसकी बात करें हम मून की, कि मून के ऊपर टेम्परेचर कैसा है, तो लास्ट टाइम जो है इससे पहले जो लेक्चर में हमने बात की थी कि मून के ऊपर किसी किस्म की गैस मौजूद नहीं होती। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी स्टेबल नहीं रह सकता, और इसी वजह से जो मून का टेम्परेचर है वो -150 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करता है। जब दिन का टाइम होता है तो लाइट रेज सूरज की सन की जो लाइट रेज है उसकी वजह से ये टेम्परेचर 100 डिग्री तक राइज कर जाता है, और जैसे ही नाइट टाइम आता है तो ये टेम्परेचर जो है तेजी से जो है वो नीचे की तरफ जाता है, और ये -150 तक चला जाता है। और जो है मून के ऊपर साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट डिस्कवरीज कर रहे हैं। तो इससे पहले यही समझा जाता था कि मून के ऊपर किसी किस्म का जो है वाटर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि मून के ऊपर किसी तरह की जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद जो है वो साइंटिस्ट जो है जैसे क्या है हमने पहले भी बात की है कि मून से जो है 400 किलोग्राम जो है वो रॉक्स, और इस रॉक्स जो है वहां से कलेक्ट करके लाए थे, और उसका मकसद यही था कि मून के ऊपर जो है कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है उसको डिस्कवर करना। तो 2009 के अंदर नासा ने जो है वो एक क्रेटर जो है वो डिस्कवर किया जिसका नाम था क्लेविस क्रेटर। और ये क्लेविस क्रेटर जो है मून के साउदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर मौजूद है, जहाँ पे लाइट बिल्कुल जो है वो कम होती है, और वो एक डार्क डार्क स्पॉट है मून का, और वहाँ पे जो लाइट है वो नहीं पड़ती, और वहाँ पे जो है वाटर सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है। और मून के ऊपर आइस को डिस्कवर करने का बेसिक मकसद ये है कि जो साइंटिस्ट हैं वो मून के ऊपर जाकर अगर कोई एक्सपेरिमेंट या वहाँ पे जाके रहने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे उसे पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो जो वाटर और पानी जो है वो इसी आइस फॉर्म में से जो वहाँ पे वाटर मौजूद होगा वहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी मून के ऊपर साइंटिस्ट के लिए, और ये 2009 में नासा ने इसको डिस्कवर किया था। और आज जो है हम यही जो है वो मून के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम एस्टेरॉयड के बारे में पढ़ेंगे कि एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं, और ये कैसे जो है वो मून की सरफेस से हिट करते हैं, और ये एस्टेरॉयड जो है ये किस मटेरियल से बने होते हैं, और इसके बारे में जो है बाकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और आज आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।